चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, जो कि 1 या 2 नंबर हर बार सीटेट पेपर 1 में पूछे जाते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका हिंदी होता है रचनावाद। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक लर्निंग सिद्धांत है। रचनावाद जो है एक अधिगम सिद्धांत है, जिसके अनुसार बच्चा अपने ज्ञान स्वयं निर्मित करता है, स्वयं कंस्ट्रक्ट करता है, ना कि शिक्षक से सीधे प्राप्त करता है। ठीक है। इसलिए कहा गया है शिक्षार्थी जो है स्वयं ज्ञान निर्मित करते हैं, स्वयं ज्ञान कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। रचनावाद का मानना है, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है कि बच्चे जो है अपने पूर्व अनुभवों, परिवेश और गतिविधियों के आधार पर नया ज्ञान बनाते हैं। ठीक है। ये किसका मानना है? रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है। ठीक है। इसलिए यह भी बोला गया है कि शिक्षार्थी जो है स्वयं ज्ञान निर्मित करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी स्वयं करता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा जो है वो सीखने का केंद्र होता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होता है। सीखने का केंद्र कौन होता है? बच्चे। कौन होते हैं? सीखने के केंद्र कौन होते हैं? बच्चे। किसमें? कंस्ट्रक्टिविज्म में, यानी रचनावाद में। ठीक है। इसके हम लोग विशेषता पढ़ेंगे, फिर टीचर रोल पढ़ेंगे, तो नोट करते करते हम लोग समझते हैं। चलिए, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। रचनावाद एक अधिगम सिद्धांत है। अधिगम सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे ज्ञान को स्वयं निर्मित करते हैं, स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है। रचनावाद एक अधिगम सिद्धांत है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक लर्निंग सिद्धांत है, लर्निंग थ्योरी है, जिसके अनुसार बच्चे जो है ज्ञान को स्वयं निर्मित करते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए अगर किसी को दिक्कत हो तो। स्वयं कंस्ट्रक्ट करते हैं। कौन? रचनावाद में। रचनावाद जो है एक अधिगम सिद्धांत है, एक लर्निंग थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके अनुसार बच्चे जो है ज्ञान को स्वयं निर्मित करते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। ना कि शिक्षक से सीधे प्राप्त करते हैं। ना कि शिक्षक से सीधे प्राप्त करते हैं, सीधे प्राप्त करते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, रचनावाद जो है, वो एक अधिगम सिद्धांत है, लर्निंग थ्योरी है, जिसके अनुसार, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे जो है ज्ञान को स्वयं निर्मित करते हैं, स्वयं कंस्ट्रक्ट करते हैं, ना कि शिक्षक से सीधे प्राप्त करते हैं। शिक्षक से सीधे प्राप्त नहीं करते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। ठीक है। अब और 1-2 पॉइंट है, वो भी हम लोग देखते हैं। चलिए, अब और कुछ पॉइंट है, उसको भी देखते हैं हम लोग। रचनावाद का मानना है
रचनावाद का मानना है कि बच्चे अपने पूर्व अनुभवों परिवेश और गतिविधियों के आधार पर नया ज्ञान बनाते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद जो है इसका मानना है कि बच्चे अपने पूर्व अनुभवों, परिवेश और गतिविधियों के आधार पर नया ज्ञान बनाते हैं। ठीक है। जिस तरह से वो जिस परिवेश में रहता है, जिस तरह से वो अनुभव करता है, जिस तरह से गतिविधि देखता है, ठीक है, दूसरों को करते हुए, उन सब चीज़ों से वो नया ज्ञान बनाता है। ठीक है। रचनावाद का ये मानना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म का। अब इसकी विशेषता हम लोग देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म की विशेषताएं क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। कंस्ट्रक्टिविज्म की विशेषताएं। ठीक है। अब चलिए हम लोग विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहला तो बाल केंद्रित शिक्षा। सबसे पहला क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा होगा कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में। फिर दूसरा होगा सक्रिय अधिगम। सक्रिय अधिगम। ठीक है। फिर तीसरा होगा पूर्व ज्ञान का महत्व। पूर्व ज्ञान का महत्व। फिर चौथा होगा सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। फिर पांचवा होगा अनुभव आधारित अधिगम। पांचवा क्या होगा? अनुभव आधारित अधिगम। तो ये विशेषताएं हैं किनकी? कंस्ट्रक्टिविज्म की, यानी रचनावाद की। क्या सब है? बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मिलना चाहिए, सक्रिय अधिगम होना चाहिए। ठीक है, एकदम सक्रिय लर्निंग होना चाहिए, पूर्व ज्ञान का महत्व देना चाहिए, जो बच्चों के पास पूर्व ज्ञान है उसका वैल्यू देना है, उसका महत्व देना है। ठीक है। फिर सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है, समाज से ही लोग सीखता है। अनुभव आधारित अधिगम, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। ठीक है, ये सब विशेषताएं हैं किनकी? रचनावाद की, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की। ठीक है। अब हम लोग इसमें टीचर रोल देखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे टीचर रोल। टीचर्स रोल, शिक्षक का क्या रोल है कंस्ट्रक्टिविज्म में, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक लाइन नोट करते हैं हम लोग। रचनावाद में यानी कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में शिक्षक जो है वो ज्ञान देने वाला नहीं होता है। ज्ञान देने वाला नहीं होता है, नहीं होता है। रचनावाद में शिक्षक जो है ज्ञान देने वाला नहीं होता है, तो क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर होता है, ठीक है, सुविधादाता। क्या होता है? नहीं होता है तो क्या होता है? बल्कि एक सुविधादाता होता है। सुविधादाता होता है। सुविधादाता को इंग्लिश में बोलते हैं फैसिलिटेटर। ठीक है। टीचर्स रोल में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। रचनावाद में यानी कंस्ट्रक्टिविज्म में जो है शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं होता है, बल्कि एक सुविधादाता सुविधा देने वाला होता है स्टूडेंट को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैसिलिटेटर। अब 4 पॉइंट है टीचर रोल में, क्या क्या टीचर को होना चाहिए वो हम लोग एक बार और देख लेते हैं। टीचर रोल में क्या होता है? मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन देता है, ठीक है। फिर क्या देता है? फिर प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछता है। फिर सीखने का वातावरण बनाता है। सीखने का वातावरण बनाता है, ठीक है। फिर है बच्चों को खोजने और सोचने का अवसर देता है। बच्चों को खोजने और सोचने का अवसर देता है। खोजने और सोचने का अवसर देता है, ठीक है। टीचर्स रोल में कंस्ट्रक्टिविज्म में टीचर रोल क्या क्या है? मार्गदर्शन देता है, प्रश्न पूछता है, सीखने का वातावरण बनाता है, बच्चों को खोजने और सोचने का अवसर देता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? टीचर जो है ज्ञान देने वाला नहीं होता है, फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये बच्चों को एक तरह से सुविधा दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि टीचर जो है एक फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रचनावाद कक्षा का पहचान कैसे करेंगे, हम लोग कैसे समझेंगे कि ये कक्षा जो है ये रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम है, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए, रचनावाद की कक्षा का पहचान कैसे करना है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? रचनावाद कक्षा की पहचान कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, जिस क्लासरूम में प्रोजेक्ट वर्क होगा वो क्लासरूम जो है रचनावाद होगा, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम होगा, ठीक है।
जिस क्लास में ग्रुप डिस्कशन होते दिखेंगे हम लोग, जिस क्लास में ग्रुप डिस्कशन होते हुए देखेंगे हम लोग, वो क्लास जो है क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम होगा, रचनावाद कक्षा होगी। ठीक है। जिस क्लासरूम में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगा, एक्सपेरिमेंट करके सिखाया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जिस क्लास में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगा वो क्लास क्या होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम होगा, रचनावाद की कक्षा होगी। ठीक है। फिर जिस क्लासरूम में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, वो क्लासरूम क्या होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम होगा, रचनावाद की कक्षा होगी। ठीक है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व की क्लास होगी, क्लास में जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, ठीक है, या प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस किया जाएगा, वो क्लासरूम क्या होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम होगा, यानी रचनावाद की कक्षा होगी। ठीक है। फिर है रोल प्ले, जिस क्लासरूम में रोल प्ले करे जाएंगे वो क्लासरूम जो है क्या होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म की क्लासरूम होगी। ठीक है। इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन क्लासरूम कंस्ट्रक्टिविज्म है, रचनावाद है या नहीं है। क्या है, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क होगा उस क्लासरूम को हम लोग समझ जाएंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम है, रचनावाद की कक्षा है। जिस क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन कराए जाएंगे वो कक्षा जो है रचनावाद की कक्षा होगी, कंस्ट्रक्टिविज्म की कक्षा होगी। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट करके जहाँ पढ़ाई होगी वो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम होगी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा वो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होगी वो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम होगी। और रोल प्ले लर्निंग होगी वो क्या होगी, कंस्ट्रक्टिविज्म की क्लासरूम होगी। ठीक है। ये तो हो गया आपको कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद कक्षा की पहचान। अब इसके कुछ लाभ भी हैं। ठीक है, इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग रचनावाद का लाभ पढ़ेंगे, बेनिफिट्स पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म का लाभ। ठीक है, चलिए। सबसे पहला तो है बेनिफिट कि सीखना जो होता है वो अस्थाई होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, सीखना जो है वो अस्थाई होता है, कांस्टेंट होता है, अस्थाई होता है। ठीक है। दूसरा बेनिफिट है तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है, ठीक है। तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। ठीक है। फिर तीसरा बेनिफिट है आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है। फिर चौथा बेनिफिट है रचनात्मकता विकसित होती है, रचनात्मकता विकसित होती है। रचनात्मकता का विकास होता है, रचनात्मकता का विकास होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या सब बेनिफिट है, रचनावाद का क्या सब लाभ है, सीखना जो होता है वो अस्थाई होता है। ठीक है। तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और रचनात्मकता का
विकास होता है। ठीक है, ये है लाभ, ये लाभ हो गया, बेनिफिट्स हो गए। अब हम लोग उनकी सीमाएं पढ़ेंगे कि रचनावाद की सीमाएं क्या हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म की सीमाएं क्या हैं। सीमाएं क्या हैं? सबसे पहला तो है इसमें अधिक समय लगता है, तुरंत नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिक समय लगता है लेकिन अस्थायी होता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, फिर दूसरा है बड़ी कक्षाओं में कठिन हो जाता है, बड़ी कक्षाओं में कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, बड़ा क्लास जो है उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, फिर प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, बिना प्रशिक्षित शिक्षक ये पॉसिबल नहीं है। प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक समय लगता है, बड़ी कक्षाओं में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, ये इनकी सीमाएं हैं। ठीक है, किसकी, कंस्ट्रक्टिविज्म की, रचनावाद की लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं। ठीक है, रचनावाद जो है किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रचनावाद जो है किस तरह की शिक्षा का समर्थन करता है। तो किस तरह की शिक्षा का समर्थन करता है, चाइल्ड सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, तो ये हम लोगों का कंस्ट्रक्टिविज्म आज ख़त्म हो गया। और इस कंस्ट्रक्टिविज्म टॉपिक से हम लोगों का CDP आज कंप्लीट हो गया है सिलेबस। हमारा जो चैनल है उस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे CDP का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 33-34 वीडियो हैं। ठीक है, एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर CDP पढ़ना चाहे सिर्फ, तो वो CDP का प्लेलिस्ट पर खोल के पढ़ सकता है। ठीक है, और अब इसके बाद जो है कल सुबह से मैथ की क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो मैथ का प्लेलिस्ट एक बना के छोड़ दिया गया है चैनल पे। ठीक है, मैथ्स के प्लेलिस्ट जो है वो 2 बनाए गए हैं, मैथ्स कंटेंट का जो इक्वेशन पूछे जाते हैं 15 नंबर के, और मैथ्स पेडागोजी के। ठीक है, तो दोनों प्लेलिस्ट अब धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो अपलोड होंगे वैसे वैसे तैयार होगा। जुलाई लास्ट तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक स्टार्टिंग से ही हर एक वीडियो से हम लोगों का कोशिश ये है कि जो हमारा और प्रकाश सर का कोशिश ये है कि प्लेलिस्ट एक तैयार रखें, ताकि बच्चों को अगर पढ़ना हो तो वो, अगर उनको मैथ्स पेडागोजी पढ़ना है तो मैथ्स पेडागोजी उनको एक जगह मिले, ढूंढना नहीं पड़े। मैथ्स इक्वेशन पढ़ना है तो उनको एक जगह मिले, CDP पढ़ना है तो उनको एक जगह मिले, EVS पढ़ना है तो उनको एक जगह मिले, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट उनको पढ़ना है वो प्लेलिस्ट बना के एक जगह रखा जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट वहाँ प्लेलिस्ट में मिल सकता है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैथ्स के सिलेबस लिखाएंगे हम लोग अगली क्लास में, और उसके बाद मैथ्स के क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।